हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन से। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले ये आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के कितने इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो दो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के। पहला होता है कोर और दूसरा होता है वाइंडिंग। तो हम एक एक करके इन दोनों का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि जब हम कोर को बनाते हैं तो उसमें बेसिक मटेरियल कौन सा होता है। जो बेसिक मटेरियल है कोर के कंस्ट्रक्शन में वो है सिलिकॉन स्टील। सो व्हाई वी आर यूजिंग सिलिकॉन स्टील। कोर को बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल है वो हम सिलिकॉन स्टील ही क्यों ले रहे हैं। तो क्योंकि सिलिकॉन स्टील एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सिलिकॉन स्टील इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और एक चीज मुझे बताइएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है और इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज लो रिलक्टेंस एंड हाई परमिएबिलिटी। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है। रिलक्टेंस का मतलब होता है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विच ऑपोजेस द फ्लो ऑफ फ्लक्स। जो रिलक्टेंस है वो फ्लक्स के फ्लो को ऑपोज करता है। बट हम क्या चाहते हैं, प्राइमरी ने जो फ्लक्स जनरेट करी है वो जाके सेकेंडरी को लिंक करे विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील का अगर रिलक्टेंस ज्यादा है तो ये उस फ्लक्स को ऑपोज करेगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा लो रिलक्टेंस और हाई परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। परमिएबिलिटी हाई है मतलब ये फ्लक्स को परमिट कर रहा है अपने थ्रू पास होने के लिए, तो फ्लक्स आसानी से प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग तक फ्लो हो सकती है थ्रू दिस मैग्नेटिक मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलिकॉन स्टील के बारे में वो क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस इसका कम होता है। इट हैज लो हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला मुझे एक बार बताइएगा क्या होता है। आगे हम लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूँ उसके लिए हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला WH क्या होता है, ईटा बी मैक्स की पावर x F इंटू वी। यहाँ पे ईटा क्या है, स्टीनमेंट कांस्टेंट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बी मैक्स है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ है फ्रीक्वेंसी और वी है वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जहां पे जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट। हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिलिकॉन स्टील का जो हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट है वो क्या होता है। तो जो देखिए नॉर्मली जो x है वो कहां से कहां के बीच में होता है, 1.5 से 2.6 अप्रॉक्स, इस रेंज में लाई करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि जो हिस्टेरिसिस लॉस है WH वो कम हो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। करेक्ट। तो फॉर सिलिकॉन स्टील x की वैल्यू होती है 1.6। तो आप ऐसा मटेरियल कभी मत यूज करिएगा जिसमें x की वैल्यू 2.4 या 2.5 के करीब हो, क्योंकि उससे क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ जाएगा। सिलिकॉन स्टील का जो x है यानी कि हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट वो कम होता है, जिसकी वजह से हिस्टेरिसिस लॉस भी कम हो जाता है। चलिए हिस्टेरिसिस लॉस तो हमने कम कर लिया।
अब सिलिकॉन स्टील को यूज करने की वजह से जो हमारा एडी करंट लॉस है वो कैसे कम हो रहा है, तो देखिए सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, दो चीजों को मिला के बना हुआ है। पहला है स्टील, दूसरा है सिलिकॉन। यानी कि हमने स्टील में क्या मिलाया हुआ है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन मिलाने की वजह से क्या हुआ, स्टील की रेजिस्टिविटी बढ़ गई। करेक्ट, स्टील, सॉरी, वन सेकेंड, स्टील resistivity increases by using silicon। करेक्ट, और स्टील की रेजिस्टिविटी अगर बढ़ गई तो जो एडी करंट है, एडी करंट क्या होता है, एक तरह की करंट होती है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ने की वजह से करंट डिक्रीज हो गई। अगर एडी करंट डिक्रीज हुआ तो एडी करंट लॉस भी डिक्रीज हो गया। करेक्ट, तो सिलिकॉन को यूज करने की वजह से हमें एडी करंट लॉस भी क्या मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो अब एक चीज बताइए, सिलिकॉन को ऐड करने की वजह से जो हमारा एडी करंट लॉस है वो डिक्रीज हो गया, बट मैंने ये नहीं बताया कि जो एडी करंट लॉस है वो बिल्कुल कम हो चुका है, जीरो हो चुका है, नहीं, एडी करंट लॉस होगा बट बहुत कम होगा। तो अब एक चीज मुझे बताइए कि सिलिकॉन को सिर्फ हमने, अब एक चीज और देखिएगा, सिलिकॉन हम कितना ऐड करते हैं, 5%। स्टील में हम 5% सिलिकॉन सिर्फ ऐड करते हैं। तो इस 5% सिलिकॉन को ऐड करने की वजह से जो एडी करंट लॉस है हमारा वो कम हो गया। तो क्यों ना हम पूरा कोर ही सिलिकॉन का बना दें, तो जिससे हमारी एडी करंट कितनी हो जाएगी, बिल्कुल जीरो, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। बट हम 5% से ज़्यादा सिलिकॉन को ऐड नहीं करते स्टील में, बिकॉज अगर हम 5% से ज़्यादा सिलिकॉन को ऐड कर देंगे स्टील में तो वो कोर को क्या कर देगा, ब्रिटल, ब्रिटल अगर हो जाएगा हमारा कोर तो थोड़ा सा भी फोर्स लगने की वजह से कोर टूट सकता है। जैसे कांच आप देख लीजिए, कांच कैसा होता है, ब्रिटल होता है। तो कांच पे अगर थोड़ा सा भी फोर्स आपने लगाया तो वो टूट सकता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर को जब हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं ट्रांसफार्मर में, उसकी वजह से कहीं हमारा कोर टूट ना जाए। इसीलिए हम सिलिकॉन को 5% तक ही सीमित रखते हैं, सिलिकॉन को 5% तक ही सीमित रखा जाता है स्टील में ऐड करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि अब और हम कैसे डिक्रीज करें एडी करंट को, क्योंकि एडी करंट हमने कम तो कर दिया है बट ये पूरी तरह से जीरो नहीं हुआ है। तो और अगर एडी करंट को हमें कम करना है तो हम क्या करते हैं, लैमिनेशन ऑफ कोर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखते हैं, लैमिनेशन ऑफ कोर, हेडिंग डाल लीजिएगा, लैमिनेशन ऑफ कोर। तो एक चीज और देखिए, द ट्रांसफॉर्मर इज जनरली मेड अप ऑफ थिन लैमिनेशंस, राइट, उसे स्ट्रिप्स बोलते हैं ताकि हम एडी करंट लॉस को रेड्यूस कर सके। तो चलिए देखते हैं लैमिनेशन को यूज करने की वजह से कैसे हम एडी करंट लॉस को कम कर पाते हैं। ये हमारा कोई कोर है मान लेते हैं, और ये सॉलिड कोर है, इसमें हमने लैमिनेशन नहीं किया है। इसको और थोड़ा सा हम साइड व्यू ले रहे हैं ना, थोड़ा सा पतला बनाते हैं। ये हमारा क्या है, सॉलिड कोर। बगल में हम ले लेते हैं लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड मतलब क्या, हमने इसको पतले पतले टुकड़ों में काट रखा है, थिन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा लैमिनेटेड कोर। सही है। अब हम क्या करते हैं कि दो लैमिनेशन के बीच में एक इंसुलेशन की लेयर लगा देते हैं, जिससे जो करंट है वो एक लैमिनेशन से या एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप में ना जा पाए।
तो कोर को लेमिनेट करने के बाद हमारे पास टोटल कितनी स्ट्रिप बन रही है इस डायग्राम में? 1 2 3 4 5। टोटल हमने कोर को 5 स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया आफ्टर लेमिनेशन। और हर दो स्ट्रिप के बीच में हमने क्या लगाया है? लेमिनेशन, सॉरी इंसुलेशन, ताकि एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप में करंट ना फ्लो हो पाए। तो ये हमने लगा दिया क्या? इंसुलेशन। ये हमारा है इंसुलेशन। तो अब एडी करंट एक ले लेते हैं। मान लीजिए एक एडी करंट है हमारे पास, वो इस तरह से फ्लो हो रही है इन सॉलिड कोर। बट वही करंट लेमिनेटेड कोर में लेके देखते हैं। तो लेमिनेटेड कोर में आपकी एडी करंट स्ट्रिप 1 में इस तरह से फ्लो हो सकती है, बट स्ट्रिप 1 की जो करंट है एडी करंट, वो स्ट्रिप 2 में नहीं जा सकती। 2 की करंट 3 में नहीं जा सकती, 3 की करंट 4 में नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों के हर दो लेमिनेशन या हर दो स्ट्रिप के बीच में हमने क्या लगाया है? इंसुलेशन। तो सॉलिड कोर के केस में एडी करंट के फ्लो होने का जो एरिया था वो काफी बड़ा था। अब हमने क्या कर दिया? लेमिनेशन की वजह से एडी करंट सिमट के रह गई एक एक स्ट्रिप में। तो सॉलिड कोर के केस में करंट को फ्लो होने के लिए जो एरिया मिल रहा था वो बहुत ज्यादा था। और हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो अगर एरिया ज्यादा है करंट को फ्लो होने के लिए तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। मतलब एडी करंट increases, eddy current increases, then eddy current loss increases। अब आते हैं लेमिनेटेड कोर में। लेमिनेटेड कोर में जो करंट को फ्लो होने के लिए एरिया मिल रहा है वो क्या है? बहुत कम। सो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एरिया बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, और रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो करंट क्या हो जाती है? कम। तो एडी करंट reduces, due to which eddy current loss reduces। तो आप देख सकते हो हमने सक्सेसफुली एडी करंट लॉस को फर्दर रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग लेमिनेशन। चलिए अब देखते हैं। एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी ना कि हर स्ट्रिप के बीच में एक इंसुलेशन की लेयर होती है। तो इस इंसुलेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप ऑफ insulations used between lamination strips। Types of lamination used between type of insulation used between lamination strip। तो सबसे पहला जो इंसुलेशन मटेरियल है वो आप यूज कर सकते हो इनऑर्गेनिक पेंट्स। इनऑर्गेनिक पेंट्स। दूसरा आप यूज कर सकते हो इम्प्रेग्नेटेड पेपर। इम्प्रेग्नेटेड का मतलब क्या होता है? इम्प्रेग्नेटेड पेपर का मतलब क्या होता है? कोई पेपर जिसको एक ट्रांसफॉर्मर ऑयल या किसी भी इंसुलेटिंग ऑयल में डुबो के निकाल लिया गया हो, उसे बोलते हैं इम्प्रेग्नेटेड पेपर। तीसरा आप यूज कर सकते हो जापान वार्निश। चौथा आप क्या यूज कर सकते हो? ऑक्साइड पेंट, जिसे रेड ऑक्साइड भी बोलते हैं। करेक्ट। अब ये चार चीजें आप नॉर्मली यूज करते हो एज अ लेमिनेशन। बट अब एक और चीज मुझे बताइएगा, क्या लेमिनेटेड कोर और सॉलिड कोर का जो एरिया है वो बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। सॉलिड कोर में हमने क्या किया? इसको टुकड़े टुकड़े करके इसके बीच में लेमिनेशन लगा दिया। तो सॉलिड कोर का एरिया अलग होगा, लेमिनेटेड कोर का एरिया अलग होगा। इसीलिए दो एरिया डिफाइन किए जाते हैं ट्रांसफॉर्मर के केस में। पहला होता है ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया।
ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा होता है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। अब समझते हैं ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है और नेट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं एजी से और नेट क्रॉस सेक्शन को एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। तो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन होता है एरिया, एरिया ऑक्यूपाइड बाय मैग्नेटिक मटेरियल प्लस एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया प्लस इंसुलेटिंग मटेरियल का एरिया, जो इंसुलेशन हमने बीच में लगाया था ना दो स्ट्रिप्स के बीच में, उसका भी एरिया अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल कोर का एरिया हो जाता है ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। दूसरा हमें पढ़ना है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। नेट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ओनली। सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया कंसीडर किया जाता है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो फ्लक्स फ्लो होती है आपकी, वो किस एरिया से फ्लो होती है, मैग्नेटिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल या दोनों? तो जो फ्लक्स फ्लो होती है, फ्लक्स हमेशा किस में फ्लो होती है? मैग्नेटिक मटेरियल में। ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो। तो जो फ्लक्स है हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल से फ्लो होती है। तो हम जानते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो ये एरिया है इसमें आप क्या लगाओगे, ए एन लिखोगे या ए जी लिखोगे? तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा ए एन, यानी कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाई नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। करेक्ट। तो यहीं से एक टर्म हमें देखने को मिलता है स्टैकिंग फैक्टर। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है। सो स्टैकिंग फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं के एस से। सो स्टैकिंग फैक्टर होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एरिया टू ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। नेट क्रॉस सेक्शन एरिया that is AN upon gross cross section area that is AG। तो के एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, AN अपॉन AG। अब मुझे बताइएगा, जो स्टैकिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू एक से बड़ी होती है या एक से कम होती है? तो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया से बड़ा होता है, जिसका मतलब जो स्टैकिंग फैक्टर है के एस, उसकी वैल्यू एक से हमेशा क्या होती है, कम। तो के की वैल्यू हमेशा लाई करती है, के की जो वैल्यू है वो हमेशा लाई करेगी 0.95 से 0.5 के बीच में। लेस देन और इक्वल टू आप लगा सकते हो, क्योंकि के की वैल्यू 0.5 से लेके 0.95 तक हो सकती है। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है स्टेजरिंग पे। तो देखिए, पहले हमारे पास सॉलिड कोर था, फिर हमने एक इसी कोर को क्या किया, लेमिनेट कर दिया। लेमिनेट कर दिया मतलब थिन शीट्स में काट दिया इसको। राइट। तो पहले सॉलिड कोर के केस में हमें कितने पार्ट्स के साथ डील करना पड़ रहा था, एक पार्ट के साथ।
बट यहाँ पे अब हमें कितने पार्ट के साथ डील करना पड़ रहा है? बहुत सारे पार्ट्स के साथ। हमारे पास कितने सारे पार्ट बन गए जिसको हम बोल रहे हैं लैमिनेशंस, करेक्ट, या लेमिनेशन की स्ट्रिप्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको एक साथ रखना पड़ेगा या बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये बिखर जाएंगे। हमने इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक आपने देखा होगा पेजेस का बंच बनाते हैं, तो उसी तरह इन सारे लेमिनेशंस का क्या बनाया जाता है? एक बंच बनाया जाता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है कोर स्टेजरिंग। तो लिख लीजिएगा एक छोटा सा नोट, द प्रोसेस ऑफ बंचिंग the process of bunching all the laminations together is called core staging. राइट, सारे लेमिनेशन को एक साथ बंच करने की जो प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है? कोर स्टेजरिंग। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अब अगर हमने ये कोर स्टेजरिंग प्रॉपरली नहीं करी है तो क्या होगा? बीच बीच में इनके अगर हमने इसको टाइटली नहीं बांधा है लेमिनेशन को प्रेस करके, तो हर दो स्ट्रिप के बीच में या हर दो लेमिनेशन के बीच में क्या प्रेजेंट हो जाएगा? एयर गैप। चलिए देखते हैं कि अगर हमने ढंग से स्टेजरिंग नहीं की है तो क्या क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। सो हेडिंग डाल लीजिएगा, डिसएडवांटेज ऑफ पुअर स्टेजरिंग या इम्प्रॉपर स्टेजरिंग। पहला डिसएडवांटेज क्या है? दो कोर को सॉरी दो लैमिनेशंस को हमने अगर टाइटली एक दूसरे के साथ स्टेजर नहीं किया है तो उनके बीच में क्या जनरेट हो जाएगा? एयर गैप, राइट। एयर गैप present between the laminations if properly not staggered। अब देखिए, एयर गैप बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? रिलक्टेंस बढ़ गया। एयर गैप की वजह से, एयर गैप का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो एयर गैप बढ़ने की वजह से रिलक्टेंस बढ़ गया। और हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस बढ़ने की वजह से जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो गई। फ्लक्स डिक्रीज हो गई, एंड वी नो दैट ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। ट्रांसफॉर्मर में जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, बट यहाँ पे फ्लक्स तो डिक्रीज हो गई। तो इसी फ्लक्स को वापस बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? और ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है ये मैं आगे बताता हूँ। मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट होती है जो फ्लक्स को जनरेट करने के काम में आती है। सो ड्रॉज मोर मैग्नेटाइजिंग करंट। ट्रांसफॉर्मर अगर ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करने लगा तो क्या होगा? जो पावर फैक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कि अनडिजायरेबल है। इसीलिए हमें क्या करना होगा? दो लेमिनेशन को प्रॉपरली स्टेजर्ड करना होगा, करेक्ट। अब ट्रांसफॉर्मर लेमिनेशन के बीच में अगर अगर अच्छे से स्टेजरिंग नहीं की गई है
तो उसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा? पहला डिसएडवांटेज क्या है? एयर गैप बढ़ने की वजह से मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो गया और पावर फैक्टर डिक्रीज हो गया। अब सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट मेकिंग नॉइज। ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट मेकिंग नॉइज, जिसे क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक हमिंग, कॉल्ड मैग्नेटिक हमिंग। तो ये मैग्नेटिक हमिंग किसके वजह से होती है, चलिए देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? डायपोल्स। और इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा जब तक फील्ड जीरो है। राइट, ये इनका कोई फिक्स डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन नहीं होता है जब तक फील्ड जीरो है। जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया, जैसे ही हमने 1 सेकेंड, जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पे क्या है? फील्ड जीरो। जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया, सारे के सारे डाइपोल्स किसी एक या फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? एरिया ऑफ कोर स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। राइट, यानी कि डायमेंशन ऑफ कोर स्लाइटली इंक्रीजेस। फिर जब 0 पॉइंट आएगा, फिर ये सारे क्या आ जाएंगे? अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, यानी कि इधर उधर ओरिएंट हो जाएंगे। तो फिर से क्या होगा इस पोजीशन पे? डायमेंशन ऑफ कोर डिक्रीजेस स्लाइटली। और ये हर साइकिल में हो रहा है। तो एक सेकेंड में कितनी साइकिल होती है? 50 साइकिल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सोचिए एक सेकेंड में ये कम से कम 50 बार इसका डायमेंशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक हम। और मैग्नेटिक हम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना पुअर स्टेजरिंग होगा उतना ज़्यादा नॉइज आएगी। अगर आपने इनको टाइटली स्टेजर्ड करके रखा है, टाइटली बांध के रखा है लैमिनेशन को, तो जो हमिंग नॉइज है वो डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए, ये जो डायमेंशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ाऊंगा, तब उसमें ये डिटेल में हम देखेंगे। बट अभी तक ये समझ लीजिए कि जब हमारी फील्ड जीरो है, जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो ये रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं डायपोल्स। और जब हमने फील्ड अप्लाई किया तो ये फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायमेंशन में क्या होता है? चेंज आता है। और उसी डायमेंशन के चेंज की वजह से हमें मैग्नेटिक हमिंग नॉइज सुनाई देती है। और ये जो जो कोर का डायरेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इस फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन फिनोमिना। मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन फिनोमिना, जिसको शॉर्ट में एमएसपी बोला जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हमिंग नॉइज आती है ट्रांसफार्मर में, या जो ट्रांसफार्मर कोर का डायमेंशन है इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो किस फिनोमिना की वजह से होता है? तो ये फिनोमिना है मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन फिनोमिना। राइट, मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन फिनोमिना ड्यू टू विच देयर इज अ स्लाइट चेंज इन डायमेंशन ऑफ कोर। अब मुझे ये बताइए कि अभी तो हमारी जो सप्लाई है इंडिया में, जो नॉर्मल सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज की है। अगर इसी सप्लाई को चेंज करके 100 हर्ट्ज कर दिया जाए, तो क्या जो हमिंग नॉइज है
वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? ये आपका होमवर्क है। एक साइकिल में जो कोर का डायमेंशन है वो एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, राइट। ये 50 हर्ट्ज की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज कर दिया जाए तो मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन फिनोमिना या जो हमिंग नॉइज है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? चलिए इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो हमिंग नॉइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी के। अगर फ्लक्स डेंसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है तो हमिंग नॉइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब हमिंग को रिड्यूस करने के लिए दो रास्ते हैं। टू रिड्यूस हमिंग हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला है कोर को अच्छी तरह से टाइटली स्टेजर्ड करिए, प्रॉपर कोर स्टेजरिंग। दूसरा क्या है? रिड्यूसिंग फ्लक्स डेंसिटी, रिड्यूस फ्लक्स डेंसिटी। इन दो मेथड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम हमिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। जो नॉइज आ रही है, आपने ट्रांसफार्मर के पास गए होंगे कभी तो आपने सुना होगा कि एक अजीब तरह की आवाज आती है वहां से, उसी को हमिंग नॉइज बोला जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर के कोर कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे दो तरह के ट्रांसफार्मर के कोर होते हैं। पहला होता है कोर टाइप, दूसरा होता है शेल टाइप। तो पहले को डिटेल में एनालाइज करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो जो कोर का डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है, सिंपल, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ये है कोर। यहाँ पे हमने वाउंड कर दिया है वाइंडिंग्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग। राइट हैंड साइड है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। और प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स जनरेट कर रही है वो फ्लक्स जाके किसको लिंक कर रही है? सेकेंडरी वाइंडिंग को। मान लेते हैं ये है फ्लक्स फाइव। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर का। सो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर है वो रेक्टेंगुलर होता है। कोर शेप इज रेक्टेंगुलर। और वाइंडिंग्स हम कहाँ पे वाउंड करते हैं? आउटर लिम्स पे। एंड वाइंडिंग्स आर वाउंडेड ऑन आउटर लिम्स। सेकेंड, यहाँ पे डायग्राम को ये देख के बताइए कि कोर ने वाइंडिंग को सराउंड किया हुआ है या वाइंडिंग ने कोर को सराउंड किया हुआ है? सो वाइंडिंग ने कोर को सराउंड किया हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कम इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है
वो काफी दूर है आपस में, और उन दोनों के बीच शॉर्ट सर्किट होने का जो चांस है वो ना के बराबर है। इसलिए लो इंसुलेशन यूज होता है एज कंपेयर टू शेल टाइप। जब शेल टाइप हम पढ़ेंगे तो वहां से और आपको क्लियर हो जाएगा। तो लो इंसुलेशन यूज हो रहा है मतलब हम इसे हायर वोल्टेज रेटिंग पे यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर हायर वोल्टेज रेटिंग। करेक्ट। हायर वोल्टेज रेटिंग पे हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट है कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए वो बहुत कम है। तो अगर हम वोल्टेज रेटिंग बढ़ाएंगे तो हमें इंसुलेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इंसुलेशन बढ़ाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लो इंसुलेशन की जरूरत है। तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इंसुलेशन बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हम अगर वोल्टेज रेटिंग बढ़ा रहे हैं तो हमें इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसे, इंसुलेशन को। इसीलिए एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग अगर बढ़ रही है तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। करेक्ट। अब एक चीज मुझे बताइएगा, इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ कॉपर। फिफ्थ पॉइंट है, इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ कॉपर। तो अगर कॉपर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर कॉपर ज्यादा यूज हो रहा है तो लेंथ ज्यादा होगी वायर की, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आई स्क्वायर आर लॉस भी ज्यादा होगा। तो ये आई स्क्वायर आर लॉस कम करने का क्या तरीका है, हम करंट को कम कर दें। आई स्क्वायर यानी कि करंट को कम कर दें तो आई स्क्वायर आर लॉस अपने आप कम हो जाएगा। तो 6 पॉइंट है, this type of transformer used for low current rating। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है यानी कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये हाई वोल्टेज रेटिंग और लो करंट रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दो लिम्ब आपको दिख रहे हैं। लिम्ब यानी कि जिसपे हमने वाइंडिंग को वाउंड किया है वो पोर्शन कहलाता है लिम्ब। तो ये है लिम्ब 1, ये है लिम्ब 2। तो जिसपे हमने कॉइल को वाउंड किया है या वाइंडिंग को वाउंड किया है वो है हमारे दो लिम्ब, एक पे प्राइमरी वाइंडिंग है दूसरे पे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोनों लिम्ब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सेम होगा। 7 पॉइंट है, बोथ लिम्ब्स हैज सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमारा किसके बारे में, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम में बना के बता देता हूं आपको। ये आपका बन गया शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें जो वाइंडिंग है, यहाँ पे 3 लिम्ब दिख रही है आपको। ये है लिम्ब 1, ये है लिम्ब 2, और बीच में आपको दिख रही है
लिम्ब 3। तो एक ही लिम्ब पे दोनों वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। ये एक वाइंडिंग हो गई। ये हो गई दूसरी वाइंडिंग। तो एक प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें से, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पे फ्लक्स आप देख पा रहे हो दो पाथ में डिवाइड हो रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड चली गई, दूसरी राइट हैंड साइड। तो फ्लक्स को दो पैरेलल पाथ दिख रहे हैं, तो फ्लक्स दो पार्ट में डिवाइड होगी। इसीलिए शेल टाइप ट्रांसफार्मर को पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट भी बोला जाता है, और कोर टाइप ट्रांसफार्मर को सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि आप देख सकते हो जो फ्लक्स है वो पूरी की पूरी जाके सेकेंडरी से लिंक कर रही है, बीच में कहीं भी डिवीजन नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड सीरीज मैग्नेटिक सर्किट और कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। तो चलिए पहला पॉइंट लिखिएगा, ऊपर वाला जो कोर टाइप था उसमें दो लिम्ब थे, यहाँ पे तीन लिम्ब्स हैं, 3 limbs are present। और जो आउटर लिम्ब्स हैं यानी कि लिम्ब 1 और लिम्ब 2 ये हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया के हैं। आउटर लिम्ब्स आर ऑफ हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया as compared to middle limb। तो अगर मिडिल वाले लिम्ब का एरिया ए है तो आउटर लिम्ब दैट इज लिम्ब 2 और लिम्ब 1 का जो एरिया है वो a/2 और a/2 हो जाएगा। करेक्ट। दूसरा पॉइंट है इट कंट्रीब्यूट्स अ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। इट हैज पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। ऊपर वाले में क्या था, कोर टाइप में सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग या बोथ वाइंडिंग्स are wounded on same limb, that is middle limb। मिडिल लिम्ब कौन सा है, लिम्ब 3। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वहां पे वाइंडिंग्स ने कोर को सराउंड किया था, बट यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो सराउंडेड है चारों तरफ से कोर से। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय कोर। वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय कोर। अब यहाँ पे मुझे बताइए इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी या कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। पांचवा पॉइंट, अब आप देख सकते हो एक कॉइल या एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग के काफी क्लोज या काफी पास पास कनेक्टेड है, मतलब शॉर्ट सर्किट होने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमें ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। सो इट रिक्वायर लार्ज इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो क्या हम इसे हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं या लो वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज करेंगे। तो देखिए हमें ऑलरेडी लार्ज इंसुलेशन की जरूरत पड़ रही है, तो अगर हम वोल्टेज रेटिंग और बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इसीलिए हम इसे लो वोल्टेज रेटिंग पे यूज कर सकते हैं। यूज्ड फॉर
लो वोल्टेज रेटिंग। अब यहां पे मुझे बताइए करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए इसकी, हाई करंट रेटिंग या लो करंट रेटिंग। तो यहाँ पे दो रीजन है इसके। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर हाई करंट रेटिंग पे है तो उसका वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम। बिकॉज स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर मशीन। ट्रांसफार्मर कांस्टेंट पावर पे काम करता है, प्राइमरी में जितनी पावर होगी सेकेंडरी में भी उतनी ही पावर होगी। मतलब अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो करंट बहुत कम होनी चाहिए, वोल्टेज बहुत कम है तो करंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारा पावर कांस्टेंट रह सके। तो यहाँ पे यूज्ड फॉर हाई करंट रेटिंग, क्योंकि वोल्टेज क्या है लो रेटिंग का, यूज फॉर हाई करंट रेटिंग। करेक्ट। अब यहाँ पे मुझे बताइए लेस अमाउंट ऑफ, आप इस तरह से भी यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि लो हाई करंट रेटिंग कैसे। पहले वाले ट्रांसफार्मर में क्या कर रहे थे हम, वाइंडिंग को दो लिम्स पे वाउंड कर रहे थे, बट यहाँ पे एक ही लिम्ब पे वाउंड कर रहे हैं। मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर क्या है यहाँ पे, कम। कॉपर की रिक्वायरमेंट कम है, मतलब लेंथ कम है। लेंथ कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, बिकॉज आर इज इक्वल टू रोयल अपॉन ए, मतलब आई स्क्वायर आर लॉस कम है। मतलब हम करंट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, राइट। मतलब इट इज यूज फॉर हाई करंट रेटिंग। करेक्ट। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन या प्लेसमेंट ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग को कैसे प्लेस किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।